हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में न्यू प्रश्न बैंक की यूनिट नंबर 8 कवर करेंगे। यूनिट नंबर 8 को देखेंगे और हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यूनिट 8 में हमें एक चैप्टर ही पढ़ना है और चैप्टर नंबर ये हमारा 12 है और इस चैप्टर का नाम है परमाणु। ठीक है, एटम। इस परमाणु और एटम को इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज़ है ना, बिल्कुल क्रम से चल रही है और केमिस्ट्री की सीरीज तो हमारी पूरी भी हो गई है ना। तो सभी वीडियोस आपको दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, या फिर दोस्तों आप इतना भी नहीं कर सकते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केमिस्ट्री की पूरी यूनिट का पूरा हल सहित आपको लिंक दिए हैं, तो आप जाकर देखें। और फिजिक्स की जितनी यूनिट हो गई हैं वो भी, उसका भी लिंक आपको चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले आप यदि हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यूनिट 8 की बात करें, है ना, तो यूनिट 8 में हम आपको बता चुके हैं कि यूनिट 8 में केवल एक ही जो चैप्टर है वो सम्मिलित है, जो हमारा अध्याय 12 है ना, और जिसका नाम परमाणु है। अब इसमें से मार्किंग की बात करें तो दोस्तों इसमें जो मार्किंग है हमारी वो 7 नंबर की रहेगी। ठीक है, इसमें मार्किंग है वो 7 नंबर की रहेगी, 7 नंबर आपको प्राप्त होंगे। अब वो कैसे प्राप्त होंगे, तो इसमें से एक वाक्य वाले जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मिल जाएंगे। ठीक है, सही जोड़ियां आपको 2 मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 नंबर हो गए और इसके बाद हमारा एक आ जाएगा इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो 4 और 3 7, इस टाइप से हमारे दोस्तों 7 नंबर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारी तैयारी इसकी करनी है। ठीक है, चलो तो फिर आइए दोस्तों इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य में आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो एक वाक्य वाला, वो हमसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, मतलब हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है उसने बोल दिया है A0 है ना। प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों प्रथम से द्वितीय में जाने के लिए हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 4 का। अब प्रथम कक्षा की त्रिज्या तो A0 रखी है, तो द्वितीय की कितनी हो जाएगी, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे A0 में, तो क्या हो जाएगा 4A0, है ना। तो ये हमारी 4A0 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो है ना हमारा रेडबर्ग नियतांक का सूत्र तथा इसका मात्रक लिखो। आपको रेडबर्ग नियतांक का सूत्र लिखना है मेरे भाई। ठीक है, तो जो रेडबर्ग नियतांक का सूत्र मेरे भाई होता है वो होता है me² अपॉन 8 ε0² है ना, और CH³ ये होता है रेडबर्ग नियतांक का सूत्र, है ना। me² है ना अपॉन 8 ε0² CHE², ये होता है रेडबर्ग नियतांक का सूत्र। ठीक है, अब इसके मात्रक की, तो यदि इसके मात्रक को इससे निकालें तो इसका जो मात्रक निकलता है मेरे भाई, और केवल इसका जो मात्रक निकलता है वो मीटर इनवर्स निकलता है। ठीक है, मीटर इनवर्स, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हमारा अगला है एक परमाणु की नाभिक की त्रिज्या की कोटि, मतलब एक जो परमाणु है कोई भी, उसके नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि है वो कितनी होती है। तो मेरे भाई आपको पता है कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻13 से 10⁻⁻14 मीटर में होती है। ठीक है, मीटर में, है ना। तो आपको इसमें आंसर कौन सा देना है, तो इसमें आंसर आपको देना है 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, केवल आपको आंसर कितना देना है, 10⁻⁻14 मीटर, ये आंसर आपको देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा है नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रल रेखा का नाम बताइए जो पूर्णतः दृश्य भाग है। मतलब देखो आपको पता है हाइड्रोजन जो परमाणु की 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की 5 श्रेणियां हैं, तो आपको उस श्रेणी का नाम बताना है। उस स्पेक्ट्रल रेखा मतलब उसी श्रेणी की बात कर रहा है, स्पेक्ट्रल रेखा श्रेणी, है ना। तो उस स्पेक्ट्रल रेखा का नाम बताना जो पूर्णतः दृश्य होती है, जो पूर्णतः दृश्य होती है। ठीक है, तो ऐसी जो श्रेणी है मेरे भाई वो बामर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी है। ठीक है, तो जो पूर्णतः दृश्य श्रेणी है वो बामर श्रेणी होती है। ठीक है, इतना याद रखना, 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी संरचना का अध्ययन किसने किया था भाई साहब? J.J. थॉमसन ने किया था, है ना, J.J. थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन। ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। अब कमियां बताइए, एक नंबर है, कोई 10 थोड़ी बता देंगे, कोई एक ही बता देंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी ये है कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसकी कमी क्या हो जाएगी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ना कर पाना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रख देना, इसका क्या हो जाएगा आंसर, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर पाना, एक ही बस आपको देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या, मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है इस परमाणु की जो न्यूनतम कक्षा की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, हमारा ये 7वां है। ठीक है, तो ये न्यूनतम परमाणु की जो त्रिज्या होती है मेरे भाई वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, न्यूनतम परमाणु न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी, सॉरी ऊर्जा के बारे में पूछा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ, हमारे 8वें क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का गोलीय मेघ है ना, कौन से मॉडल के अनुसार है ना, कि जो है ना परमाणु है धनावेश का गोलीय मेघ है ना, तो ये आपका दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रदरफोर्ड मॉडल है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ये परमाणु है ना धनावेशी गोल ये मेघ है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं है ना, हमारे अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ, जिसमें से आपको 2 सही जोड़ियाँ आनी हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग, तो इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग होता है NH2π, ये होता है हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसके नाभिक में धनावेश और ऋणावेश, मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों होता है, और एक होता है आवेशहीन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता, तो इस टाइप से जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडबर्ग नियतांक, वैल्यू नहीं पूछा इसमें, केवल मात्रक पूछा है, तो अब भी हमने देखा मीटर इनवर्स होता है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी का काम क्या है, लाइमन श्रेणी में क्या दिखता है, तो लाइमन श्रेणी क्या करता है, ये पराबैंगनी किरणें हैं इनके प्रति व्यवहार रखता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ वाला ये हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है वामर श्रेणी। अभी हमने वामर श्रेणी का देखा था, पूर्णतः ये वामर श्रेणी है, पूर्णतः दृश्य है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी क्या हो जाएगा, अवरक्त। ठीक है, तो ये हमारा 6वां हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे ये जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, और आगे मेरे भाई हमारे क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो क्वेश्चन हमारे केवल 5 हैं और क्वेश्चन हमें 3 नंबर का आना है। ठीक है, मैं दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन पूरा बताऊँगा, पूरा 100% बताऊँगा, बट आपको ये भी बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इनको सॉल्व हैंडल करना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई हमारा 1 है, रदरफोर्ड का अल्फा कण फ्रिक्वेनर के प्रयोग का प्रेक्षण लिखिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण फ्रिक्वेनर है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिगृहित लिखिए और बोर के मॉडल की कमियां लिखिए या सीमाएं लिखिए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बोर के क्वांटम सिद्धांत की डी ब्रॉगली द्वारा पुष्टि किस प्रकार की जाती है, समझाइए। मतलब बोर से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बोर को बिल्कुल गौर के पी जाना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ होती हैं, इनके नाम तथा तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, ठीक है। कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ होती हैं, देखो कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ होती हैं, इनके नाम बताना है तथा तरंगदैर्घ्य परास लिखना है, ठीक है। अब कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ होती हैं, केवल इनके नाम लिखना है और तरंगदैर्घ्य परास बताना, ठीक है। क्वेश्चन को पकड़ो, है ना, नाम और तरंगदैर्घ्य परास बताना है केवल आपको, ठीक है। चलो तो आइए अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके आंसर से बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा 3 नंबर का ये पहला क्वेश्चन आ गया और कह रहा है रदरफोर्ड का अल्फा कट विल्किंसन के प्रयोग के फ्रैक्शन लिखिए, ठीक है। रदरफोर्ड का जो अल्फा कट विल्किंसन है इसके प्रयोग के आपको फ्रैक्शन केवल लिखना है, फ्रैक्शन केवल लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आप देख लो, ठीक है। 1 मिनट, है ना। प्रेक्षण, देखो प्रेक्षण इसका ये है कि देखो आपको केवल 3 पॉइंट लिखने, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको केवल 3 पॉइंट लिखने, बट मैं 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रेक्षण नंबर 1, अधिकांश जो अल्फा कण हैं जो पन्नी के पार करके सीधे निकल जाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं, है ना। ओके। सेकंड है कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो जाते हैं, मतलब कुछ अल्फा कण जैसे मान के चलो ये एक
स्वर्ण की पतली पन्नी है ना, कुछ कण क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे, ठीक है, और कुछ कण अल्प कण से विक्षेपित हो जाएंगे, जैसे ये वाला यहाँ पर ये थोड़ा सा विक्षेपित हो गया, ठीक है, और कुछ कण 90 से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे मान के चलो ये आया और ये इधर को चला गया, ठीक है, इस टाइप से ये विक्षेपित हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं, जैसे मान के चलो ये है यहाँ पर कोई आया और यहीं से ये वापस लौट गया, यहाँ से आया और यहाँ से वापस लौट गया, तो इस टाइप से ये होता है इसका, है ना। तो ध्यान रखना है कि अधिकांश अल्फा कण पार करके निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण 90 से अधिक पर भी विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। बस इतना सा आपको करना है, इसके 4 जो अभिक्रिय दिख रहे हैं ना आपको फ्रिक्शन, यही बस आपको करना है, आंसर आपका कंप्लीट। बहुत ईजी है ना मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य अभिक्रिय। अब ये मुख्य अभिक्रिय लिखना है, जो बोर का परमाणु मॉडल है इसके कुछ अभिक्रिय लिखना है, ठीक है। तो इसमें हमारा अभिक्रिय नंबर 1 है ना, अभिक्रिय परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। जितना भी जो द्रव्यमान होता है वो उसके धनावेश या फिर धनावेश होता है उसके नाभिक पर केंद्रित होता है, ठीक है। सेकंड हमारा है मेरे भाई कि जो है ना इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धनावेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, ठीक है। मध्य लगने वाला जो आकर्षण, मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षाओं में गति करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, ये जो आकर्षण बल है वो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है मेरे भाई कि जो है ना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, है ना, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, कुछ विशिष्ट कक्षाओं में बोलते हैं, इनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। केवल आपको इतना लिखना है, ठीक है, इसके बाद आपको ये कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और अब यहाँ तो ये बताएगा कि h क्या है, तो h प्लैंक नियतांक इसकी वैल्यू ये होती है, बस ये बताएं। तो आपको ये 4 पॉइंट बता देना, अब केवल आपको 4 पॉइंट आप लिख देना बस अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अपन को 3 नंबर ही मिलेंगे ना इससे, तो हम केवल इसमें 4 पॉइंट लिख देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये 5वां पॉइंट भी है ना, ये दिख रहा है, बट आपको 4 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखी। अब इसने सीमाओं के बारे में बोल दिया, ठीक है, तो लिख देंगे ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, ठीक है। तो बोर के मॉडल की सीमाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, है ना, तो 1 मिनट आपको क्या करना है, इतना जो सब है ना वो इतना नहीं लिखना है, ठीक है, इतना नहीं लिखना। अभी आपको सीमाएं लिखना है, तो सीमाएं आपको यहाँ से स्टार्ट है ना, जो सीमाएं, ठीक है। तो सीमा नंबर 1 है, इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित, हीलियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। जो बोर का परमाणु मॉडल है केवल वो ऐसे ही मतलब परमाणु की व्याख्या करेगा जिसका जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन हुआ, आयनित हीलियम हुआ, है ना। अब हाँ, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, जब आयनित हो जाएगा तो एक ही बच जाएगा, ठीक है, आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा इसका ये है, जब सेकेंड पॉइंट, ठीक है, जब स्पेक्ट्री रेखाओं का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है तो पता चलता है कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है। इस मॉडल द्वारा इन रेखाओं की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट में लिखना क्या है, आपको केवल इसमें ये लिखना है कि इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्री रेखाओं की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐसा लिख देना। इस मॉडल के आधार पर स्पेक्ट्री रेखाओं के उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। बस पॉइंट को आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मॉडल के आधार पर स्पेक्ट्री रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती, बस ऐसा लिखना है आपको, समझ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, है ना, और थर्ड हमारा यह कुछ स्पेक्ट्री रेखाओं की तीव्रता अधिक और कुछ की तीव्रता कम होती है। बोर के मॉडल द्वारा इस तथ्य की व्याख्या नहीं की जा सकती, बस ये स्पेक्ट्री रेखाओं से ही है, वो ही आपकी श्रेणियां हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। नेक्स्ट, इस मॉडल द्वारा प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान से सदैव भिन्न होता है, इस मॉडल के आधार पर, है ना।
जो प्रायोगिक मान से बिल्कुल भिन्न होता है रेडबर्ग नियतांक का मान। बस 4 पॉइंट लिख देने, 4 के अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पहुँचेंगे। बोर के क्वांटम प्रतिबंध डी ब्रोगली द्वारा पुष्टि किस प्रकार से की गई है। बोर के क्वांटम प्रतिबंध डी ब्रोगली द्वारा पुष्टि किस प्रकार की गई है, समझाइए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझा देते हैं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको इस तरफ ही देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरफ दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये होता है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अर्थात आपकी ये जो वैल्यू है ना ये हो जाएगी, ठीक है, अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे हम तो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बोर यह सिद्धांत अभिग्रेत स्वच्छ प्रतीत होता है ना, स्वच्छ प्रतीत होता है, एक मिनट, है ना। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज है। क्यों होता है, इसका कारण वे स्वतः नहीं बता पाए 10 वर्ष पश्चात। अब देखो जो बोर है ना खुद ने नहीं बताया, इसकी मॉडल की जो है ना वो क्यों नहीं पुष्टि करता, ये खुद नहीं बता पाए, ठीक है। लेकिन 10 वर्ष पश्चात क्या हुआ, 10 वर्ष पश्चात कौन आए भाई साहब, हमारे 10 वर्ष पश्चात सन 1923 में, ठीक है, सन 1923 में लुईस डी ब्रोगली ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। डी ब्रोगली, अब दे ब्रोगली लिखा है, डी ब्रोगली के अनुसार भी चाल से गति कर रहे m द्रव्यमान के कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य h निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये आपको सूत्र लिख देना है, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है डी ब्रोगली समीकरण, ठीक है। और डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के साथ डोरी के समान अग्रगामी तरंग संबंध होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, इलेक्ट्रॉन से संबंध अप्रगामी तरंग अपने आप में बंद रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बस इतना सा आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो केवल आपको यहाँ तक लिखना है इसमें, ठीक है, एक मिनट, है ना, बंद रहती है, केवल यहाँ तक लिख लेना है, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको आगे नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी श्रेणियाँ कहाँ होती हैं, इनके नाम लिखिए, ठीक है। तो इनके नाम तथा तरंगदैर्घ्य लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन आपको मैं यही बता दूंगा कि आपको किस टाइप से लिखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ निम्न लिखते हैं, और ये श्रेणियाँ कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। तो आपको पहली श्रेणी का नाम लिखना है लाइमन श्रेणी, ठीक है, लाइमन श्रेणी, ठीक है। अब लाइमन श्रेणी लिख दिया, केवल नाम लिखना है, लाइमन श्रेणी लिख दिया। इसके बाद लाइमन श्रेणी लिखकर आप क्या कर दोगे, इस लाइमन श्रेणी का तरंगदैर्घ्य लिख दोगे, ठीक है। तो ये पहली आपने श्रेणी लिख दी लाइमन श्रेणी, ठीक है, और इसके बाद इसका आप तरंगदैर्घ्य लिख दोगे, ठीक है। तो इस श्रेणी के स्पेक्ट्रिक रेखाओं के तरंगदैर्घ्य निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये तरंगदैर्घ्य लिख देना, ठीक है। और ये तरंगदैर्घ्य बिल्कुल सबके लिए सेम जाएगा, 1/λ सबके लिए आएगा, r सबके लिए आएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो 1/1 है, देखो पहली श्रेणी है तो 1 का स्क्वायर कर देना, दूसरी श्रेणी है तो 2 का, तीसरी है तो 3 का, ऐसा ही होता जाएगा, ठीक है। तो बस ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड श्रेणी लिखोगे, सेकंड श्रेणी जिसका नाम है वामर श्रेणी, ठीक है। अब लिख दिया सेकंड श्रेणी का नाम वामर श्रेणी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद ये लिखना है और ये तरंगदैर्घ्य लिखना है, ठीक है। हमने बोला था दूसरी है तो 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, और ये सब चीज़ें सेम रहेंगी इसमें, ठीक है, बस, ठीक है। वामर श्रेणी हो गया, ये हो गया तरंगदैर्घ्य, ठीक है। चलो थर्ड श्रेणी हमारी कौन सी है, पाश्चन श्रेणी, ठीक है। ये फासन श्रेणी है, इसको पाश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। आधा सा करके चा और ना लिख देना, पाश्चन श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाश्चन श्रेणी हमारी है, और पाश्चन श्रेणी ये है, ठीक है। थर्ड श्रेणी पाश्चन श्रेणी लिखना, और इसका ये तरंगदैर्घ्य लिखना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और हमारी ये 3 श्रेणियाँ हो जाती हैं कंप्लीट। इसके बाद हमारी 4th श्रेणी आती है, ठीक है। तो 4th श्रेणी जिसका नाम है हमारी ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। क्या है, ब्रैकेट श्रेणी। तो इस ब्रैकेट श्रेणी का नाम लिखना है, और इसका ये तरंगदैर्घ्य आकर लिख देना, बस इतना आपको करना है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद हमारी ब्रैकेट श्रेणी हो जाएगी। इसके बाद हमारी 5th है फुंड श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी है, फुंड श्रेणी। तो ये फुंड श्रेणी लिखना, और इसका ये
तरंग दैर्घ्य लिख देना। तो बस ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आज की वीडियो में ये सब, है ना। तो यूनिट 5 दोस्तों फिर कंप्लीट है, और जो भी डाउट है, शिकायत है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बोर्ड वीडियो भी दे सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर हमें ये बोर्ड पे समझाइए, तो मैं बोर्ड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। फिर वहाँ पर आपको लेकिन एक ही टॉपिक समझाएगा और बहुत अच्छे से समझा जाएगा, है ना। अभी तो ये बड़ा है इसलिए आपको ऐसा समझाया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।